14th सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 70। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण तथा महत्व बतलाइए। उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कलकत्ता कांग्रेस, दिसंबर 1928। कांग्रेस का अल्टीमेट। नेहरू रिपोर्ट्स के संबंध में कांग्रेस के नेताओं में भी काफ़ी मतभेद था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट्स को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तत्पर था, लेकिन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुरानी पीढ़ी इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि कलकत्ता कांग्रेस में नेहरू रिपोर्ट्स के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, परंतु गांधी जी की मध्यस्थता से कांग्रेस के द्वारा नेहरू रिपोर्ट्स को स्वीकार कर लिया गया। इस समय महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया वह ब्रिटिश शासन के लिए अल्टीमेटम के रूप में था। प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार था: यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तिथि तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार न करे या इसके पहले ही अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को करबंदी की सलाह देकर अन्य उपायों के आधार पर, जिन्हें वह बाद में निश्चित करेगी, हिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। मई 1919 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को मजदूर दल की सरकार से बहुत आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल की इस सरकार पर अनेक भारत विरोधी दबाव थे। इस कारण भारत के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1929 का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज न देगी जब तक वह इसके लिए मजबूर न हो जाए। अतः भारी निराशा और शोक के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था: यह कांग्रेस घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है।
कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट्स वापस ली जाती हैं तथा यह कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाएं। वे भावी चुनावों में भाग न लें तथा विधान मंडलों और अन्य सरकारी समितियों से त्यागपत्र दे दें। यह कांग्रेस अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिकार देती है कि वह जब उचित समझे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें करों को न देना भी शामिल है, आरंभ कर दें। नई कार्य समिति में निश्चय किया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन पढ़े जाने वाले घोषणा पत्र से स्वाधीनता को भारतीय जनता का जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया गया था। देश की आंतरिक स्थिति। जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का उपर्युक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक भी बहुत अधिक खराब और उत्तेजनापूर्ण थी। राजनीति में नवयुवक वर्ग अधिक सक्रिय था। इस समय विश्व के दूसरे देशों में के समान भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपयों की नई दर के कारण तीव्र असंतोष था। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूर भी बहुत अधिक असंतुष्ट और उत्तेजित थे, क्योंकि शासन के दमन के कारण उन्हें बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ रहे थे। इस समय सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारी कार्यों और लाहौर षड्यंत्र अभियोग के कारण भी भारत का राजनीतिक वातावरण अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण हो गया था। इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का श्री गणेश न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा वह नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। गांधी जी इस बात से अवगत थे, अतः उन्होंने स्थिति में सुधार या स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इस स्थिति में भारत के ग्राम ग्राम और नगर नगर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस बहुत उत्साहपूर्ण पूर्वक मनाया गया। कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में हुई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। यद्यपि कार्यकारिणी ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए थे,
किंतु शांतिवादी और समझौते में विश्वास करने वाले होने के नाते गांधी जी ने वायसराय को एक और मौका दिया। अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के एक लेख में उन्होंने वायसराय को निम्नलिखित 11 शर्तें बताई और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान ले तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा। पहला, पूर्ण नशाबंदी हो। दूसरा, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर माना जाए। तीसरा, मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। चौथा, नमक पर लगाने वाले कर बंद हो। पांचवा, सैनिक व्यय कम हो और शुरू में आधा कर दिया जाए। छठा, शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिए जाएं। सातवां, विदेशी वस्त्रों पर टैक्स कर लगाया जाए ताकि देशी उद्योगों का संरक्षण हो। आठवां, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए। बंदी रिहा कर दिए जाए, सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और भारत से निर्वासित किए सभी लोगों को आने दिया जाए। 10वां, खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या इसे जन नियंत्रण में रखा जाए। 11वां, आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं। शासन ने पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के सामने आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। दांडी यात्रा। गांधी जी ने अब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ किया और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम स्वयं वे दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर प्रण किया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक न तो हम स्वयं चैन लेंगे न सरकार को चैन लेने देंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके द्वारा चुने गए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चलकर 24 घंटे में तय की गई और यह पैदल यात्रा महान आंदोलन का महान प्रारंभ थी। वल्लभ भाई पटेल आगे चले और उन्होंने महात्मा के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी का उपयुक्त कार्य
गांधी जी का उपयुक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने का संकेत चिन्ह था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। हिंदुओं को असर्पक्षता त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दें। 4 मई को महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कर बंद को भी आंदोलन कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार का दमन चक्र। गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किए जाने के शीघ्र बाद ही आंदोलन पूरे जोश में आ गया और उसने संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया गया। विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार व शराब की दुकानों पर धरना की सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिया और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया। भारतीय स्त्रियां ने अपने परंपरागत संकोच का त्याग कर बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किया। अकेले दिल्ली में लगभग 1700 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गई। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर मुंबई, कोलकाता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हड़ताल हो गई। आंदोलन के प्रारंभ होने के पहले ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों ने आंदोलन की तकनीक का उपहास किया था। आंदोलन में गति पकड़ने वह कुछ समय के लिए हतप्रभ हो गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उसने निर्ममतापूर्वक दमन कार्य प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयतापूर्वक तितर-बितर किया जाने लगा और अब लाठी प्रहार दिन प्रतिदिन की घटना हो गई। धारासना में 2500 स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और वे पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए। जमीन पीड़ा से कराहते हुए आदमियों से पट गई थी। किसी का कंधा टूट गया था और किसी की खोपड़ी। लोगों के सफेद कपड़े खून से तर थे। कभी कभी पुलिस
बिल्कुल मामूली सी बातों पर छात्रों का पीछा करती हुई उनकी कक्षा में घुस जाती थी और उन्हें वह उनके अध्यापकों को लाठियों का शिकार बनाती थी। कांग्रेस का अवैध संगठन घोषित कर दिया था और एक वर्ष में ही लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया गया। महिलाओं के साथ ही भी इसी प्रकार का कठोरता का व्यवहार किया गया। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति के बलात् ग्रहण, हरण और नीलाम का सहारा लिया था। पुलिस के दमन कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्यवाही की। शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने थाने जला दिए तथा कुछ चौकीदारों को मार डाला। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों की भूनकर और सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध लिया। पेशावर में अप्रैल 1930 में इससे भी भयंकर घटनाएं हुई और 24 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत नहीं रही। इस अवधि में शांतिपूर्ण और अनुशासित खिदमतगारों ने व्यवस्था कायम रखी। इस अवसर पर श्री तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने समझौता कराने का प्रयत्न किया, लेकिन वह संभव न हो सका क्योंकि सरकार बिना किसी शर्त के आंदोलन की समाप्ति चाहती थी, जिसके लिए कांग्रेस तत्पर न हुई। सरकार ने ब्रिटेन में 12 दिसंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज परिषद का आयोजन किया, लेकिन उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारत में उसी प्रकार आंदोलन और दमन चक्र चलता रहा, परंतु 1931 ईस्वी के आरंभ में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ना आरंभ कर दिया। इस बार फिर श्री तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर और भोपाल के नवाब ने समझौते का प्रयत्न किया और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हो गया। समझौते में लगभग एक वर्ष तक सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित रहा। कुछ समय पश्चात लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बनकर भारत आया। 1931 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए लंदन गए, परंतु वे वहां से निराश वापस आए। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। भारत में महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन के निर्देशन में ब्रिटिश नौकरशाही ने गांधी इरविन समझौते का खुला उल्लंघन शुरू कर दिया। दिसंबर 1931 में जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे, उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी और वेलिंगटन का रुख इतना कठोर था कि गांधी जी के सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। इस बार शासन का दमन चक्र बहुत ही अधिक कठोर था। लाठी प्रहार
गोली वर्षा, संपत्ति की जब्ती और सामूहिक जुर्मानों नित्य के कार्यक्रम हो गए। गांधी जी को बंदी बना लिया गया, कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया और समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। 1932 के अंत तक राजनीतिक बंदियों की संख्या 2,20,000 तक पहुंच गई। अत्यधिक दमन के कारण आंदोलन की शक्ति कम होती जा रही थी। सरकार ने 8 मार्च 1933 को गांधी जी को रिहा कर दिया था। 19 मई 1933 को महात्मा गांधी ने आंदोलन 11 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। 14 जुलाई 1933 को जन आंदोलन रोककर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 9 मार्च तक चलता रहा। 7 अप्रैल 1934 को इसे भी स्थगित कर दिया गया, जब गांधी जी के नेतृत्व पर पुनः आक्षेप हुए। कुछ दिनों बाद सरकार ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध उठा लिया। 1934 के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर कांग्रेसियों को धारा सभाओं में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन कई चरणों में महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया गया तथा अंत में इसे स्थगित करना पड़ा, तथापि भारत में स्वाधीनता संग्राम में इस आंदोलन का विशिष्ट स्थान है। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने सत्याग्रह एवं अहिंसात्मक आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ने लगी। विदेशियों ने भी अहिंसात्मक आंदोलन का महत्व और गांधी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व के प्रभाव को समझना शुरू किया। गांधी जी के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की चर्चा देश विदेश के अखबारों में हुई और दांडी यात्रा प्रत्येक दृष्टि ऐतिहासिक घटना बन गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें देश की महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी की लंदन यात्रा यद्यपि अपने मुख्य उद्देश्य में असफल रही, पर उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव इंग्लैंड के निवासियों पर पड़ा। इंग्लैंड के लोग गांधी जी की ईमानदारी, सच्चाई एवं त्यागमय जीवन से काफी प्रभावित हुए। अंत में हम कह सकते हैं कि 1930 से 1933 का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आंदोलन था। प्रश्न क्रमांक 71। गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का कारण बताइए, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए और महत्व बताइए, अथवा गोलमेज सम्मेलनों का विवरण दीजिए। उत्तर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। सम्मेलन का सुझाव सबसे पहले स्वराज्यवादियों ने केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि सरकार उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए संविधान बनाए। इसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट्स में कहा
कि संविधान में सुधार करने के लिए सम्मेलन बुलाया जाए, लेकिन उसमें उत्तरदायी शासन का उल्लेख नहीं था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तेजी पर था, इंग्लैंड में साइमन कमीशन रिपोर्ट्स के आधार पर 12 नवंबर 1930 ईस्वी में को गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेस्मे मैकडोनाल्ड ने की। सम्राट ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें ब्रिटेन के 3 दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 ब्रिटिश संसद सदस्य, ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि, जिन्हें वायसराय ने मनोनीत किया था, देशी रियासतों के 16 सदस्य सम्मिलित थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। वायसराय इरविन ने जिस प्रतिनिधियों को मनोनीत किया था, उनके बारे में उनकी विधान परिषदों से परामर्श नहीं किया था। मनोनीत सदस्यों में सर तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, सी.वार. चिंतामणि, डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, बड़ौदा आदि के नरेश तथा ग्वालियर और मैसूर के प्रधानमंत्री उल्लेखनीय थे। प्रतिनिधियों का चयन तथा सम्मेलन का कार्य। सम्मेलन में भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार होना था, लेकिन इसके प्रतिनिधियों के चयन के लिए पार्टियों का विधान सभाओं से कोई परामर्श नहीं किया गया। वायसराय ने ब्रिटिश प्रतिनिधियों को चुना और उसी के रियासतों के 16 प्रतिनिधियों का चुनाव किया। उसने प्रांतों की विधान सभाओं में भी परामर्श नहीं किया। उसने जानबूझकर राष्ट्रीय मुसलमानों को मनोनीत नहीं किया। इस प्रकार सम्मेलन को भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। इसका सम्मेलन पर भी प्रभाव पड़ा। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने वर्ग या संप्रदाय के हितों की रक्षा का प्रयास कर रहे थे। किसी को भारत की स्वतंत्रता की चिंता नहीं थी। सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि मामलों पर जोर दिया गया और मूलभूत समस्या सुशासन की उपेक्षा की गई। कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार। जिस समय सम्मेलन की तैयारियां चल रही थी, गांधी जी यरवदा जेल में नजरबंद थे। उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी नजरबंद थे। उस समय एक अंग्रेज पत्रकार सोलोकॉम्ब ने उनसे जेल में भेंट की। वह जानना चाहता था कि क्या कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो सकती थी। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वह उस समय तक सत्याग्रह आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक उनको यह निश्चित आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि सम्मेलन के मूल रूप में स्वतंत्रता दे दी जाएगी। इसके बाद वार्ता के
डॉक्टर जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने भी भाग लिया। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अन्य जेलों से कांग्रेस नेताओं को यरवदा जेल लाई, जिससे वे विचार विमर्श कर सकें। इस विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 शर्तें रखी। पहली, भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होने का अधिकार हो। दूसरी, भारतीयों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और भारतीय मंत्रियों को रक्षा तथा वित्त विभाग दिए जाएं। तीसरी, भारत को अपने सार्वजनिक ऋण के बारे में निष्पक्ष जांच का अधिकार हो। चौथी, समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। वायसराय ने इन शर्तों को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की और वार्ता समाप्त हो गई। कांग्रेस की अनुपस्थिति में सम्मेलन 12 नवंबर 1931 को लंदन में आरंभ हो गया। सम्मेलन में संवैधानिक प्रस्ताव। सम्मेलन में रेज़्मो मैकडोनाल्ड ने कुछ सुझाव रखे जिन पर सदस्यों का विचार करना था। पहला, भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतें शामिल हों। दूसरा, संरक्षणों सहित प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किए जाए जिसमें अल्पसंख्यकों के संबंध में गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए जाएं। तीसरा, केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किए जाएं और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार हों। चौथा, अंतरिम काल के लिए कुछ कानूनी संरक्षणों की व्यवस्था की जाए। भारत के संघात्मक स्वरूप को सभी पक्षों ने स्वीकार किया। राजाओं ने संघीय व्यवस्था का समर्थन किया। उदारवादी नेताओं सप्रू और जयकर ने औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना के लिए जोर दिया। उनका कहना था, यदि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन सांप्रदायिक समस्या पर समझौता नहीं हो पाया। इसका कारण यह था कि हिंदू नेता संयुक्त निर्वाचन तथा अल्पसंख्यकों के लिए स्थानों की सुरक्षा चाहते थे। दूसरी ओर मुसलमान नेता पृथक निर्वाचन चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रों मांगों पर जोर दिया। सम्मेलन की समाप्ति 19 जनवरी 1931 ईस्वी को सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांप्रदायिक प्रश्न पर भारतीय नेता समझौता करने में असफल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस से सहयोग की अपील की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगर भारतीय जनता ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए प्रावधानों तथा संघीकरण के लिए सहमत हो जाएगी तो केंद्र में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जा सकता था। सुभाष चंद्र बोस ने टिप्पणी करते हुए कहा था, सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां प्रावधान और संधिकरण की प्रदान की गई,
जिन्हें खाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया था। वस्तुतः सम्मेलन 3 विषयों पर सीमित हो गया था। पहला संघ शासन और दूसरा केंद्र में उत्तरदायित्व और तीसरा अभिसरण। समीक्षा। सम्मेलन में उत्तरदायी शासन विशेष विषय पर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। उदारवादी नेताओं ने इसकी मांग की। भारतीय राजा की ओर से महाराजा बीकानेर ने संघ का समर्थन किया। राजाओं के समर्थन का सम्मेलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनको लगा कि भविष्य में उनका प्रयोग भारत की प्रगति रोकने के लिए किया जा सकता है। सम्मेलन की सबसे जटिल समस्या सांप्रदायिक थी। बहुसंख्यक नीति संयुक्त निर्वाचन चाहती थी। वह चाहती थी कि अल्पसंख्यकों के लिए सीट सुरक्षित कर दी जाए, जिन्हें अपनी 14 सूत्री योजना पर अड़े रहे। आडंबर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौते से कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस अधिवेशन में समझौते को पुष्टिकरण के लिए पेश किया जाना था। अधिवेशन के एक सप्ताह पूर्व सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जा चुकी थी। इससे वातावरण उत्तेजित था और समझौते की कटु आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी ने अपने प्रभाव से समझौता की पुष्टि करा ली। गांधी जी का सम्मेलन में जाना समझौते के मार्ग में दूसरा संकट वायसराय तथा इंग्लैंड की सरकार का परिवर्तन था। इंग्लैंड में मजदूर सरकार के स्थान पर संयुक्त सरकार बन गई। इस सरकार के प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड बने रहे, लेकिन मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य अनुदार दल के थे। वेजवुड वैन के स्थान पर अनुदार दलीय सैमुअल हॉर भारत मंत्री बना। अप्रैल 1931 ईस्वी को इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय नियुक्त हुआ। इन परिवर्तनों से ब्रिटिश सरकार पर अनुदार दल का प्रभाव बढ़ गया, जो भारत को किसी प्रकार स्वशासन देने के विरुद्ध था। वेलिंगटन इरविन से भिन्न था और उसके आते ही गांधी इरविन समझौते के क्रियान्वयन में सरकार तरह तरह के रोड़े अटकाने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि गांधी जी ने सरकार को सूचित किया कि वह गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन नहीं जा रहे थे। अंत में शिमला में वायसराय और गांधी जी की भेंट हुई। उसमें समझौता हुआ और गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन जाना स्वीकार कर लिया। सरकार ने मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू को
व्यक्तिगत रूप में सम्मेलन के लिए मनोनीत कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि गांधी जी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर कांग्रेस ने बुद्धिमानी नहीं की, इससे कांग्रेस की स्थिति ही दुर्बल हुई थी। सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे। जकरिया का मत है कि अगर गांधी जी ने प्रथम सम्मेलन में भाग लिया होता जब मजदूर सरकार थी, तब यह अधिक लाभप्रद होता, लेकिन यह दृष्टिकोण सही नहीं ज्ञात होता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक तत्वों के गठबंधन कर लिया था। सरकार ने ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को मनोनीत नहीं किया था जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाए। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का ही दूसरा रूप था। मुस्लिम बहुत प्रांतों में अपनी बहुमत तथा अन्य प्रांतों में अधिक स्थान, केंद्र में तिहाई स्थान मांग रहे थे। सिख और यूरोपियन भी वेटेज मांग रहे थे। दलित वर्ग भी सांप्रदायिक मांग कर रहा था। किसी को भी राष्ट्रीय हितों की चिंता नहीं थी। मुसलमानों ने ब्रिटिश हितों के साथ गठबंधन कर लिया था। 30 नवंबर 1931 को गांधी जी ने स्पष्ट घोषणा की थी, अन्य सब दल सांप्रदायिक हैं, कांग्रेस ही केवल सारे भारत और सब हितों के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकती है। सम्मेलन की असफलता। यह सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल रहा। इसे कई शक्तियों की दिमागी कुश्ती मात्र कहा गया था। ये शक्तियां थी, पहला, ब्रिटिश सरकार को जो सांप्रदायिकता की आड़ में भारत को कुछ नहीं देना चाहती थी। दूसरा, कांग्रेस को अधिक से अधिक स्वाधीनता चाहती थी। तीसरा, उदारवादी जो मध्यम वर्ग के रूप में औपनिवेशिक स्वराज चाहते थे। चौथा, देशी राज्यों और सांप्रदायिक वर्ग जो अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। सम्मेलन की समाप्ति। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को सम्मेलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया सम्मेलन की समाप्ति। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को सम्मेलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया कि भारतीय नेता सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने में असफल रहे थे। तीसरा, गोलमेज आंदोलन। भारत मंत्री सैमुअल होर चाहता था कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन न बुलाया जाए और साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर संविधान बनाया जाए और भारतीयों को एक ब्रिटिश संसदीय समिति के समक्ष अपने पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। भारतीय उदार दल के नेता इससे असंतुष्ट हो गए और उन्होंने परामर्शदात्री समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसका प्रभाव पड़ा और भारत मंत्री ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन
17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक रहा। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि उसके नेता जेलों में बंद थे। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रिटिश मजदूर दल ने भी इसमें भाग लेना अस्वीकार कर दिया। इसने 3 समस्याओं पर विचार किया। पहला, संरक्षण अथवा अभिरक्षण। दूसरा, संघ के सम्मिलित होने वाली रियासतों की शर्तों। तीसरा, अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के अथवा प्रांतों के पास रहें। तेज बहादुर होर ने इसकी उपेक्षा की। सम्मेलन की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। यह निराशाजनक था तथा प्रतिक्रियावादी था। इसमें उन निर्णयों की भी उपेक्षा की गई थी जो गोलमेज सम्मेलन में किए थे। कांग्रेस तथा उदारवादी सभी इससे असंतुष्ट थे। इसके आधार पर विधेयक तैयार किया गया। 18 महीनों तक विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने विचार करके इसे और सीमित कर दिया। अंत में 1935 ईस्वी में इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित कर दिया। गोलमेज सम्मेलन व्यर्थ सिद्ध हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ बातें का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली, इस सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारत मंत्री और टोरी दल का कट्टर समाजवादी सैमुअल हॉर चाहता था कि भारतीय अपने मामले एक ब्रिटिश संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। उसने 27 जून 1932 को घोषणा भी कर दी कि तृतीय सम्मेलन नहीं होगा। इसका उदारवादियों ने विरोध किया और परामर्शवादी समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। अतः वायसराय ने सम्मेलन की घोषणा की। इस प्रकार तीसरा सम्मेलन केवल औपचारिक प्रदर्शन के रूप में हुआ। दूसरा, इस समय कांग्रेस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी और वायसराय वेलिंगटन पार्श्विक बर्बरता के साथ उसका दमन कर रहा था। सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौते की घटनाएं भी इसी काल में हुई, जिससे आंदोलन में कुछ शिथिलता आ गई थी। इस स्थिति में गांधी जी का सम्मेलन में सम्मिलित होना संभव नहीं था। तीसरे सम्मेलन पर मुख्य रूप से टोरियों का प्रभाव था। ब्रिटिश मजदूर दल ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि वेशपुत्र तथा लीच स्मिथ जिनको पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया था, ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं थे। ब्रिटिश सरकार को भय था कि उनके शामिल करने से ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल में फूट पड़ने की आशंका थी। चौथा, अनेक नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया, जैसे हिंदू महासभा के सदस्य, भारतीय लिबरल फेडरेशन के सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना। पांचवा, सम्मेलन में 3
समस्याओं पर विचार किया गया था। संरक्षण, रियासतों, अवशिष्ट शक्तियाँ। भारतीय प्रतिनिधियों ने संविधान में एक नागरिक अधिकार पत्र सम्मिलित करने का आग्रह किया था, जिसे ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने स्वीकार कर लिया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 72। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण लिखिए। उत्तर: सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न करना। दूसरा, वायसराय की घोषणा कांग्रेस की आशाओं के अनुरूप नहीं। तीसरा, देश की आर्थिक मंदी। चौथा, सरकार का दमन चक्र। पांचवा, देश का वातावरण गर्म होना। छठा, गांधी जी के संघर्ष टालने के प्रस्ताव को स्वीकार न करना। प्रश्न 73। दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: प्रश्न 70 का उत्तर देखें। प्रश्न 74। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम लिखिए। उत्तर: सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। पहला, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार पूर्ण सफल रहा। बंबई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हुई, जिनके लगभग 32,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए। दूसरा, भारतीय व्यापारियों की मिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ये मिलें दुगनी गति से चली। तीसरा, किसानों ने अनेक स्थानों पर लगान देना बंद कर दिया था। चौथा, इस आंदोलन में किसानों ने भी भाग लिया था। पांचवा, इस आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। प्रश्न 75। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण थे क्या? उत्तर: प्रश्न 75 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? अ 1929 ईस्वी में, ब 1930 ईस्वी में, स 1931 ईस्वी में या द 1932 ईस्वी में। और सही उत्तर है ब 1930 ईस्वी में। दूसरा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? अ 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ब 15 मार्च 1929 ईस्वी को, स 10 अप्रैल 1931 ईस्वी को या द 15 अप्रैल 1931 ईस्वी को। इसका सही उत्तर है अ 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तीसरा, धरसाना कांड का नेतृत्व किसने किया? अ गांधी जी ने, ब सरोजनी नायडू तथा मणिकलाल गांधी ने, स जवाहरलाल नेहरू ने या द सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका सही उत्तर है ब सरोजनी नायडू तथा मणिकलाल गांधी ने। चौथा प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अ 4 मार्च 1930 को, ब 5 मार्च 1931 को, स 4 मार्च 1932 को या द 5 मार्च 1933 को। और इसका सही उत्तर है ब 5 मार्च 1931 को। पांचवा प्रश्न, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई? अ अगस्त 1931 में, ब अगस्त 1932 में, स अगस्त 1933 में या द अगस्त 1934 में। और इसका सही उत्तर है ब अगस्त 1932 में।